साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चेस्ट फिजिशियन, बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ। आज मैं अपने चैनल डॉक्टर आनंद मेडिकल पाठशाला में आपसे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में चर्चा करूंगा। साथियों, जैसा हम लोग जानते हैं कि टीबी अर्थात ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम क्षय रोग, तपेदिक रोग आदि नामों से भी जानते हैं, मानवता से दसियों हजार वर्ष से ज़्यादा पुराना नाता रखने वाली बीमारी है। इस अकेले संक्रमण के रूप में यह सबसे ज़्यादा प्राणघातक बीमारी के रूप में आज भी मानवता के सामने चुनौती बनकर खड़ी है। चुनौती इसलिए भी और बड़ी है कि आज हम इस बीमारी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इसके कारणों के बारे में जानते हैं, फैलने के तरीके के बारे में जानते हैं, जांच आदि से मर्ज को पकड़ने के तरीके भी जानते हैं, प्रभावी दवाएं भी रखते हैं। उसके बावजूद विभिन्न कारणों से हम इस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं प्राप्त कर सके हैं। साथियों, खुशी की बात है कि WHO ने जो NTB का प्रोजेक्ट का लक्ष्य 2030 में रखा है, हमारी भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका लक्ष्य भारत के लिए 2025 निर्धारित कर दिया है। और इस NTB में जो चाहना है कि ये हमको लक्ष्य मिले, वो ये हैं कि 2015 वर्ष में जो भारत का डाटा रहा है, नंबर 1, 2015 में जो मृत्यु दर रही उससे 90% तक ज़्यादा गिराया जा सके 2025 तक। नंबर 2, जितने केसेस हर साल 2015 में निकलते थे उससे प्रतिशत गिर करके 80% नीचे आ जाए 2025 तक। और कोई भी परिवार टीबी की वजह से उसको आर्थिक हानि ना हो, उसका परिवार ना टूटे, उसको कर्ज आदि नहीं लेना पड़े। इन 3 महान लक्ष्यों के प्रति समर्पित हो पूरा भारत सरकार, उनके डॉक्टर्स टीम, उनके एडवाइज़र्स, WHO सब लगी हुई हैं कि 2025 तक हम भारत के लिए ये लक्ष्य प्राप्त कर सकें। जो इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं अपनी टीबी के बारे में अपनी जानकारियों देने की जो सिलसिला मैं वीडियो से शुरू करूंगा, वो आज मैं पहला इतिहास से शुरू करने जा रहा हूँ। इस पुरानी बीमारी का वर्णन अगर भारतीय साहित्य में देखें तो वेदों से ही मिलना शुरू हो जाता है। 1500 BC के माने जाने वाले ऋग्वेद में इसे यक्षमा और तत्कालीन संस्कृत साहित्यों में इसे शोष कहा गया, जिसका अर्थ कंजम्पशन, डिके, वेस्टिंग अवे ऑफ बॉडी, इमेशिएशन, शरीर का सूखना, क्षय होना, कैकेक्सिया आदि समझा जा सकता है। यजुर्वेद में इसका इलाज बताया गया है। अथर्ववेद में इसे बलसा नाम दिया गया है। बलसा का अर्थ होता है गांठें। ये इसका वर्णन गले की गांठ की टीबी के वर्णन से काफ़ी मिलता है। वेद में, खास करके यजुर्वेद में, इसका इलाज ऊंचाई पर रहना, यज्ञ हवन आदि पूजा पाठ बताया गया है। पुराण में एक कहानी के अनुसार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा, जो स्वयं में बीज, औषधि और ब्राह्मणों के राजा थे, उनको श्राप दे दिया और ये 6 साप क्षय रोग के रूप में उनको व्याप्त हुआ। वो क्षय रोग से पीड़ित हो गए। इसलिए इस यक्षमा बीमारी को राज यक्षमा भी कहा गया। अंग्रेजी के लिटरेचर में इसे किंगली कंजम्पशन या किंग्स डिजीज़ भी कहा गया। चरक और सुश्रुत संहिता में भी इसका वर्णन मिलता है। सुश्रुत संहिता में इसका इलाज स्तनपान, तरह तरह के मांसाहार, सुरा व आराम करना बताया गया है। ह्यूडी नीजिंग नाम के प्राचीन चीनी औषधि विज्ञान की किताब में जुलाओ बिंग नाम की एक बीमारी का जिक्र है, जिसका वर्णन टीबी से मिलता है। यूनानी फिजिशियन, मतलब ग्रीक अरब फिजिशियन भी टीबी के बारे में परिचित थे और इसे वे सेल एंड डीक नाम से जानते थे। SIL सेल के मायने होते थे क्षय और DIQE डिक माने होता था
हल्के स्तर का बुखार। एक ग्रीक फिजिशियन थे जिनका नाम था सी गैलन। ये रोमन राजा के फिजिशियन भी थे, चिकित्सक थे, और उन्होंने टीबी के लक्षणों के बारे में विस्तृत वर्णन किया। उसमें उन्होंने बताया कि इसमें बुखार आता है, पसीना आता है, खांसी होती है, बलगम में खून आ सकता है। और इसके इलाज के लिए जो तरीके बताए उसमें ताज़ी हवा, दूध का सेवन और समुद्री यात्राएं करना बताया। अल कुनान फ़ी एत्तेब नाम की किताब, जिसे अबू इब अविसेना ने रचा और इस किताब को कैनन ऑफ मेडिसिन भी कहा गया, इसमें भी एक बीमारी का जिक्र है जो टीबी जैसी है। जर्मनी में लगभग 8000 BC के प्रीहिस्टोरिक मानव की हड्डियों में टीबी का होना पाया गया। इजिप्शियन की ममीज़ में जो 2400 BC के आसपास की हैं, उसमें से एक ममी में स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस का प्रमाण देखा गया। आधुनिक अर्थात पश्चिमी औषध विज्ञान के जनक कहे जाने वाले यूनान अर्थात ग्रीस के महान वैज्ञानिक हिप्पोक्रेट्स ने इस बीमारी का जिक्र करते हुए इसका नाम थाइसिस दिया, जिसका अर्थ होता है उच्च ताप की वजह से सूखना, मुरझाना, श्रिवेल कर जाना। हिप्पोक्रेट्स ने इस बीमारी को, जिसको उस ज़माने में उन्होंने टीबी जैसी बीमारी को थाइसिस नाम दिया, हेरिडिटरी डिजीज़ माना, मतलब आनुवंशिक माना। वहीं पर ग्रीक दार्शनिक प्लेटो के शिष्य व एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के फादर माने जाने वाले अरस्तू ने इसे सबसे पहले संक्रामक बीमारी होना माना। एंसेंट रोम में, मतलब प्राचीन रोम में, इसे टेबिस टेबिस कहा गया और हिब्रू में इसे सालेफेथ कहा गया, SCHACHEPHETH कहा गया। दोनों का अर्थ क्षय होता है। मध्यकालीन युग में गले की गांठों की टीबी को पहली बार देखा गया, उसे स्क्रोफुला कहा गया और ये टीबी का एक नया तरह का रोग माना गया और इसका नाम किंग सेविल रखा गया, क्योंकि इसके बारे में लोगों का मानना था, विश्वास आ गया था, मान्यता थी कि यह बीमारी उस ज़माने के जो इंग्लिश और फ्रेंच राजा रानी थे उनके स्पर्श से ठीक हो जाती है, रॉयल टच थेरेपी से ठीक हो जाती है, किंग्स हीलिंग कहा गया। इस रोग को ठीक करने के लिए लोग अपने राजा रानी के राजमहल के बाहर पंक्तियां बना करके ठीक करने के लिए पंक्तियां लगा के खड़े हो जाते थे और 18वीं शताब्दी तक अंग्रेज़ों के यहाँ के पूर्वार्ध तक और 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक फ्रेंच में ये परंपरा चलती रही। इससे होने वाली धीमी मौत के कारण लोग इसे पॉजिटिव वे टू गो अर्थात गुड डेथ मानने लगे और इसे जेंटल डिजीज़ कहने लगे। 18वीं शताब्दी में जब रोमांस का पीरियड चल रहा था, कवि, नाटककार सब रोमांस पर ज़्यादा रचनाएं लिख रहे थे, गा रहे थे। उस दौरान टीबी की बीमारी की मौतों की संख्या जब बढ़ रही थी तो फ्रस्ट्रेशन में लोग इसे अच्छा भी कहने लगे, क्योंकि स्लो डेथ की वजह से लोग अपने प्यार के साथ ज़्यादा समय बिता सकते थे किन्हीं और दूसरी बीमारी के मुकाबले, और इस तरह से उस रोमांस के पीरियड में इस बीमारी को लोग रोमांटिक डिसीज़ भी कहने लगे। बहुत से लोगों के परिवार के कई सदस्य इस बीमारी से कालकवलित हो गए और बहुत लोग इसे फैमिलियल डिजीज़ भी कहने लगे। उस दौरान टीबी की वजह से ये देखा गया कि शरीर सूख रहा है, वेस्टिंग हो रही है मांसपेशियों की और थिन काय, क्षीण काय शरीर हुआ जा रहा है और साथ ही शरीर पीला पड़ जा रहा है, सफ़ेद सा पड़ जा रहा है। और ये लुक उस ज़माने की महिलाओं को बड़ा आकर्षित करता था और उस ज़माने के महिलाओं के बारे में है कि वो खाना पीना छोड़ करके इस तरह का काया को पाने का प्रयास करने लगी। होड़ थी उनमें इस तरह की काया को पाने की।
साथियों, आपने प्लेग की बीमारी सुनी होगी। प्लेग की बीमारी यर्सिनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया के संक्रमण से होती थी और ये जानलेवा बीमारी हुआ करती थी, खास करके मिडिल एज ग्रुप में, मध्ययुगीन पीरियड में। इसमें बैक्टीरिया स्किन से प्रवेश करके लिम्फ नोड तक पहुंच जाता था। लिम्फ नोड साइज में बड़े हो जाते थे और लिम्फ नोड के ऊपर की स्किन ब्लैक हो जाती थी और इससे होने वाली मौतें इसीलिए ब्लैक डेथ कहलाती थी। चूँकि टीबी में सफ़ेद शरीर पड़ जाता था, शरीर सफ़ेद पड़ जाता था और लोगों ने टीबी से होने वाली मौतों को उसी के परले एक नए शब्द वाइट प्लेग कहना शुरू कर दिया। 14वीं शताब्दी का एक शब्द था किसी भी फाटल वेस्टिंग डिजीज़ को लेकर के, कंजम्पशन, मतलब शरीर का ज़्यादातर हिस्सा सूख गया। उस और 18वीं-19वीं शताब्दी तक आते आते कंजम्पशन टीबी का पर्याय हो गया, जिसमें वेस्टिंग वेट लॉस एक मुख्य लक्षण था। सन 1679 में फ्रांसिस सिल्वियस ने अपने ओपेरा मेडिका नामक टेस्ट में, किताब में बतलाया कि टीबी के मरीजों का जब पोस्टमार्टम किया गया, शव विच्छेदन किया गया, तो उन्होंने पाया कि अंदर के प्रभावित अंगों में, खास करके फेफड़े में, उनकी सतह और उनके अंदर के हिस्से में छोटी छोटी गोल फर्म सफ़ेद उभार मिले, स्वेलिंग मिली, जिसे ट्यूबरकल कहा गया। और उन्होंने पाया कि ये ट्यूबरकल इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है और ये बढ़ करके मवाद पुट्टिकाओं अर्थात एब्सेस में, कैविटी में अर्थात गड्ढे टिश्यू लॉस की वजह से हो जाने वाले गड्ढे में और एम्पाइमा में अर्थात फेफड़े की झिल्ली में मवाद हो जाना आदि में बीमारी बढ़ती हुई पाई गई। 1720 में बेंजामिन मार्टिन साहब ने न्यू थ्योरी ऑफ कंजम्पशन दी और इसमें उन्होंने इसका संक्रामक होने का विस्तृत वर्णन किया। सन 1834 में J.L. सानलाइन साहब ने इसका नाम ट्यूबरकुलोसिस रखा, जो लैटिन शब्द ट्यूबरकल व ग्रीक शब्द ओसिस से मिलकर बना। ओसिस का अर्थ है बीमारी की स्थिति, मतलब ट्यूबरकल की वजह से बीमारी की स्थिति ट्यूबरकुलोसिस। चूँकि यह बीमारी यंग पीपल में ज़्यादा पाई गई मार्टलिटी की दृष्टि से, तो इसे रॉबर ऑफ यूथ कहा गया। मृत्यु दर की अधिकता की वजह से इस बीमारी को कैप्टन ऑफ ऑल दीज मैन ऑफ डेथ भी कहा गया। अब तक इसका इलाज कोई स्थापित नहीं था, बिखरा हुआ इलाज था, अर्थात वैदिकालीन यज्ञ हवन आदि से होता हुआ आराम, अच्छा भोजन, विभिन्न प्लांट्स व एनिमल्स का सेवन, कार्ड लिवर ऑयल, आयरन साल्ट्स, कैडमियम आर्सेनिक और एंटीमनी के साल्ट्स, क्विनीन, सैलिसिलेट, छाती पर विनेगर आदि की मालिश, कार्बोलिक एसिड, आयोडीन, टर्पेंटाइन ऑयल आदि का इन्हेलेशन इत्यादि इत्यादि कालांतर में विकसित होते रहे इलाज, जिसमें कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। कालांतर में इसके संक्रामक होने के जब प्रमाण मिले तो ये तय हुआ कि मरीज को पता लगते ही स्वस्थ लोगों से अलग किया जाए, उनको अस्वस्थ होने से बचाया जाए। इसको लेकर के जो पहली बार एक विचार और गहराई से आया वो हरमन ब्रह्मर साहब का था। वो अपने ज़माने में सिल्वेसिया के बॉटनी स्टूडेंट हुआ करते थे और जब उन्हें टीबी हुई तो उनके डॉक्टर ने हेल्दियर क्लाइमेट में रहने की सलाह दी और चूँकि वो बॉटनी के स्टूडेंट थे तो उन्होंने सोचा कि बॉटनी का स्टडी भी जारी रखें और अपने को स्वस्थ भी कर सकें। तो उन्होंने हिमालयन बेल्ट में, हिमालय रेंज की पहाड़ियों में जा कर के रह कर के बॉटनी की पढ़ाई करते करते अपना स्वास्थ्य लाभ किया। और जब वो लौटे 1854 में, उन्होंने अपने अनुभव व शोध के आधार पर एक क्लेम किया, एक दावा पेश किया कि ट्यूबरकुलोसिस इज़ ए क्योरेबल डिजीज़। और उन्होंने उसी वर्ष
1854 में गोरबर्स डार्फ नामक जगह में, जो सिल्वेसिया की पहाड़ियों के में था, वहाँ पर इलाज के लिए एक संस्थान बनाया। इसमें शुद्ध वायु, धूप और अच्छा पोषक भोजन मुख्य तत्व थे। ये सैनिटोरियम का एक आधार बना। सैनिटोरियम शब्द सनेयर वर्ड से आया है, जिसका अर्थ क्योर व हील होता है, और सैनिटोरियम का पूरा अर्थ हुआ लंबी बीमारी जैसे टीबी आदि से पीड़ित रोगियों के उपचार व स्वास्थ्य लाभ के लिए अस्पताल जैसी संरचना। साथियों, इसके पहले 1840 में जॉन बोडेट्स नाम ने, जो ब्रिटिश डॉक्टर थे, उन्होंने टीबी के मरीजों को बंद कमरे में रखकर इलाज करने का विरोध किया था, और उन्होंने तभी कहा था कि इनके इलाज के लिए खुली हवा, व्यायाम और पौष्टिक आहार इसका आधारभूत तत्व होता है, और जिसको बाद में हरमन बेहमर साहब ने तय करके सिद्ध करके अपने शरीर पर इलाज के रूप में और उसको पुष्टि करके सैनिटोरियम का रूप दिया। यूनाइटेड स्टेट में पहला सैनिटोरियम 1875 में नॉर्थ कैरोलिना में बना। यूरोप में पहला टीबी सैनिटोरियम तिलुनिया के पास बना, यूरोप में डुआस स्विट्ज़रलैंड में बना। वहीं इंडिया में 1906 में अजमेर के पास टिलुनिया में ये बनाया गया, जो मिशनरी द्वारा बना था, और भारत के मैनेजमेंट द्वारा पहली बार सैनिटोरियम शिमला के पास, जो सोलन डिस्ट्रिक्ट में कसौली के पास धर्मपुर इलाका था, 1909 में पहला सैनिटोरियम वहाँ बना। और भारत सरकार द्वारा जो पहला सरकारी सैनिटोरियम बना 1912 में भवाली स्थान में बना, जो नैनीताल से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जो पत्नी कमला नेहरू थीं, उनको भी ट्यूबरकुलोसिस का सामना करना पड़ा था, और सन 1935 में उनका इलाज पहले भवाली टीबी सैनिटोरियम में लगभग 2 महीने के लिए चला। जब वहाँ हालत में कुछ सुधार हुआ तो वहाँ से वो पहले जर्मनी के टीबी सैनिटोरियम में, और फिर वो ले जाई गई स्विट्ज़रलैंड के टीबी सैनिटोरियम में, और कई बार वो पहले उनके हालत में सुधार हुआ, फिर गिरावट हुई, और अंत में स्विट्ज़रलैंड के सैनिटोरियम में 28 फरवरी 1936 में उनकी मृत्यु हो गई। भवाली टीबी सैनिटोरियम में कमला नेहरू जी जिस कक्ष में रहती थी, उनकी यादों के रूप में उनकी वस्तुओं को संजो करके वो कक्ष बंद कर दिया गया है, ताकि उनकी यादों को सुरक्षित रखा जा सके। साथियों, ये बीमारी इसने हमारे देश के प्रधानमंत्री की पत्नी ही नहीं, विभिन्न पॉपुलेशन के बहुत सारे लीजेंड्स को अपना ग्रास बनाया। अगर हम देखें तो अलेक्जेंडर द ग्रेट भी इससे प्रभावित टीबी से ही मरा था, और अगर हम दूसरे स्टेट्समैन और स्टेट्सवुमेन की बात करें कमला नेहरू के अलावा, तो मोहम्मद अली जिन्ना, नेल्सन मंडेला, और हमारी एक जो नर्सेस की पितामह कहलाती हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एक्टर्स में जॉन और कवियों में जॉन कीट्स, प्रेसी वैसेसिले, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, मुंशी प्रेमचंद, विवियन लीग और श्रीनिवास रामानुजम आदि बड़े बड़े लीजेंड इसमें इस बीमारी से प्रभावित रहे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हो सकता है कि व्यक्ति के रूप में हम अपने को ट्यूबरकुलोसिस के चाबुक से बचा ले गए हों, लेकिन शायद ही कोई ऐसा परिवार बचा है जिसका कोई न कोई सदस्य इस ट्यूबरकुलोसिस से प्रभावित होने से बच गया हो। साथियों, आज मैं अपने इस वीडियो को इतिहास के इन पन्नों के साथ विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर कुछ नई जानकारी के साथ फिर आऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सबकी जानकारी बढ़ाएं। धन्यवाद।